दिले नादान नॉवल बाय यमन ईवा एपिसोड 8। अगर बुरा न लगे तो क्या आपका नेम पूछ सकता हूँ? रिमाप के अचानक अजीब सवाल पर वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। आपने कहा था ज़रूरी बात करनी है। मुझे लगा अब बाबा के बारे में बात होगी तो आपको ये पूछना था। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी जो इसकी बात पर हंसा। आपके फादर तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मुझे आपसे आपके बारे में बात करनी है, पहले नाम बताएं। वो साहब कोई से बोल रहा था। मेरा नाम आयना खान है, वो आहिस्तगी से बोली। खैर, नाम बताने में क्या हर्ज था। वाह, आयना, नाइस नेम। वो इसके नाम से अच्छा खासा महसूस हो रहा था। जब कोई ख़ास बात नहीं तो मैं जाती हूँ, वो संजीदगी से बोलती उठी। 1 मिनट मुझे बात तो करने दे। इतनी जल्दी क्या है? वो इससे रोक गया। इससे वो सर फिरा डॉक्टर, और इसकी हरकतें मशकूक लग रही थी। डॉक्टर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। काफ़ी टाइम मेरे बाबा का आपके पास इलाज चलता रहा, मगर अब आप अगर ऐसी हरकत करेंगे तो मैं भूल जाऊँगी कि आप कौन हैं। वो बिना लिहाज किए तेज़ी से बोली। आईना, मुझे आप अच्छी लगी हैं। शादी करना चाहता हूँ आपसे। इसने आईना के सर पर बड़े आराम से धमाका किया। आप जानते हैं, जानते कितना है मुझे, मेरी नेचर, मेरी एजुकेशन, मेरी फैमिली, और आप शादी करने को तैयार हो गए। इसे शक्ल से पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले डॉक्टर से ऐसे धड़कपन की उम्मीद ना थी। तभी हैरत की ज़्यादती से मुंह खुल गया। मैंने कहा अच्छी लगी है और शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाने बिना शादी कर बैठूंगा। साफ बात करूंगा, वही जानना है ही तो चाहता हूँ। मोहब्बत, इश्क वगैरह का झूठ नहीं बोलूँगा। आपकी लाइफ में कोई है तो बता दें, अभी बात ख़त्म कर दूंगा। अगर नहीं तो मुझे आजमाने में क्या हर्ज है। वो पूरी सच्चाई से हर बात वाजिया कर गया। आयना ने पुरसोच नज़रों से इसे देखा। वो पढ़ा लिखा था, कामयाब डॉक्टर था, अपना हॉस्पिटल था और काफ़ी हैंडसम और स्टाइलिश भी था। वो दिल में इसके ऑफ़र पर खुशी से गुनगुना उठी, मगर चेहरे पर संजीदगी सजाए रखी और फिर एहसान करते अंदाज में सर हिलाकर ठीक है कह दिया। तो आप कैसे जानेंगे मुझे? और मुझे भी अपने बारे में हर बात सच बताइएगा, वो मताल से बोली। थैंक्स, हम मिलते जुलते रहेंगे तो जान भी लेंगे एक दूसरे को। जिस दिन हमें लगेगा कि सब परफेक्ट है, शादी कर लेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं, वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। आईना शर्मा कर मुस्कुराते हुए सर झुकाती दिल में खुद को शाबाश कर रही थी, इतना काम का बंदा अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेने पर। रिमाब इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बताऊंगा मिसेस किंजा को कि मैं अपनी मर्जी भी कर सकता हूँ। वो भी आईना के सामने जितना सादा मिजाज बन रहा था, इतना था नहीं। दो लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल तैयार थे, मगर बज़ाहिर ये दो तरफा दिली आमादगी से पसंद का ताल्लुक बना था। मिस्टर बर्नार्ड की मौत वाक़या हो चुकी थी। एडम ने सुना तो अपनी जगह सख्ता ज़दा सा खड़ा रह गया। तो वाकई इन्हें पछतावों से निजात हासिल करने की इतनी जल्दी थी। मिस्टर बर्नार्ड ने अपनी जवानी में एक अच्छी मोहब्बत करने वाली बीवी को तलाक देकर अपनी नई नवेली महबूबा से शादी कर ली थी, जो इन्हीं की ऑफिस कलीग थी। बीवी से अलहदगी की सूरत में अपने 3 बेटों से भी दूर हुए। नई मोहब्बत का खुमार था, किसी की परवाह नहीं की। बीवी खूबसूरत थी, महबूबा हसीन और ज़िंदगी से भरपूर। ज़िंदगी के 2 साल इस नई बीवी की कंपनी में खुलकर जी लिए। तब लगा असल ज़िंदगी ही यही थी। और तीसरे साल ज़िंदगी की हकीकत देखने का इत्तफाक हुआ तो आसान ख़ता हो गए। वह हसीन थी तो इसके नाज नखरे और अखराजात भी ज़्यादा थे। इसे सराहने वाले और चाहने वाले भी ज़्यादा थे। वो डाल डाल घूमने वाली तितली थी। बर्नार्ड की मोहब्बत 2 साल बाद फीकी लगने लगी तो नए तलबगार अच्छे लगने लगे। घर की पुरअमन फिज़ा में झगड़ों की तलखियाँ घुलते घुलते रिश्ता ख़त्म होने की नौबत आ गई। और फिर 3 साल बाद इस सुनहरी ख्वाब का इख्तिताम हुआ और बर्नार्ड खाली हाथ खाली घर रह गया। पहली बीवी अपना घर बसा चुकी थी। बेटों ने कुछ अरसा तालीम के अखराजात के लिए बाप को बर्दाश्त किया, मगर कामयाब होते ही अपने रास्ते अलग कर लिए। अब तो बर्नार्ड के पास पछतावे, तन्हाई और एडम, बस यही 3 साथी बचे थे। और एडम से जिस रोज़ सकून का राज मांगा, इसी बात पर इसी रात को सकून पा लिया। एडम को लगा ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो जानता था मौत बरहक है, मगर इसका दिमाग जैसे अपने ही लफ्ज़ों ने मफलूज कर दिया था। इन ऑर्डर टू हैव पीस वी हैव टू डाई। एडम की यादाश्त में अमला अपना जुमला चिपक कर रह गया था। वो पार्क के इसी बेंच पर बैठकर शिद्दत से रो दिया। इसे आज से पहले नहीं पता था कि अल्फाज की भी कीमत होती है जो अदा करनी पड़ती है, और 2 दिन
कि दिल चीरती अजियत के बाद वो सोफ़ी के सामने जा बैठा। एडम, वाई आर यू सो डाउन, वाई डिड यू कॉल मी, यू ओके? एडम, तुम मुरझाए हुए क्यों इतने, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम ठीक हो? सोफ़ी एडम की नम आंखें जर्द रंग और बिखरी हालत पर परेशानी से बोली। वो सोफ़ी का चेहरा देखने लगा। वो इसे क्या कहे कि वो एक मरने के करीब बूढ़े की मौत से डरकर इसके पास आया और ये कि इसे अपनी ज़िंदगी में पछतावे शामिल नहीं करने। वो एकदम बेचैन हुआ। सोफ़ी, डू यू लव मी और यू आर जस्ट फॉलोइंग वट माई कज़न सेड? सोफ़ी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या तुम मेरे कज़न की कही बात पर अमल कर रही हो? एडम संजीदगी से सोफ़ी का चेहरा देखा। टू बी ऑनेस्ट आदम, आई डोंट नो आई लव यू और नॉट, बट आई कैंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यू आर माई ऑक्सीजन। ईमानदारी से बताओ एडम, मैं नहीं जानती मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर नहीं कर सकती। तुम मेरी ऑक्सीजन हो। सोफ़ी ने कंधे उचकाकर सादगी से कहा और मुस्कुराकर एडम को देखा। एडम को अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ। मतलब वो अकेला नहीं, कोई इसकी परवाह करने वाला है। मोहब्बत क्या है, शायद वो भी एक दिन हो ही जाए। किसने भला की है मोहब्बत में वफ़ा पहले, मैं अजीब हूँ, इससे उम्मीदें वफ़ा करती हूँ। इसने गुनगुनाते हुए डायरी में शेर लिखा और पेन बंद करके डायरी के वर्क उलटने लगी। पूरी डायरी ऐसी ही शायरी से भरी पड़ी थी। इसकी डायरी पढ़ने वाली सब फ्रेंड्स को यकीन की हद तक शक था कि मोहब्बत के चक्कर में थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं ना कहीं असबा का भी था, वरना बिना किसी एहसास के यूं दिल गिरफ्तार लफ्ज़ों की शायरी भला मुमकिन थी। इसने डायरी बंद करके बेड की साइड टेबल की दराज में रखी और अपने बालों को समेट कर कैचर में कैद करती अजवा के घर की तरफ गई। अजवा अपने रूम में बुक्स फैलाए नज़रें गैर मरई नुक्ते पर जमाए बैठी थी। अजवा पिया, आप तो इस दिन के बाद ऐसे गायब हो गई, आपने बताया नहीं कि आपकी फ्रेंड आपसे इंस्पायर हुई या नहीं। असबा इसके बेड पर इसके सामने बैठी और पुरशौक नज़रें इस पर टिका दी। कितनी भयप्रस्त हो असबा, हर वक्त रिमाप की तारीफ सुनने करने को बेताब रहती हो। अजवा ने नाक चढ़ाकर इसे देखा, जो नाक पर फिसलता चश्मा संभालती परेशान हुई। क्या आप रिमाप भाई से नाराज़ है? असबा के सवाल पर वो बुरी तरह सटपटाई थी। अब एक तो असबा की बंदअकल कुछ बातों में ऐसे ताक कर निशाने लगाती कि आगे वाला बंदा भी बौखला जाए। मैं नाराज़ क्यों? ऐसा कोई रिश्ता कब बना के नाराज़ होती फिरूं? अजवा ने लापरवाही जाहिर करते हुए कहा और इसके हाथ से पेपर छीने। क्योंकि अजबा को एक मर्ज था कि इसके सामने कोई भी कॉपी, रजिस्टर, नोट्स, पेपर या इकलौता कागज़ और पेन आ जाए तो वो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, और वो कुछ ऐसी फजूल बेमकसद बात होती कि अजवा बेचारी तो अपनी फ्रेंड्स को वजाहत देती रह जाती थी। अजवा ने पेपर पर नज़र डाली। अजबा अपनी खूबसूरत राइटिंग का कमाल दिखा चुकी थी। मैं मोहब्बत और गम के गीत, आंसू, आहें और दुख की जीत। अजवा ने सर पकड़ लिया। उल्टी सीधी बेढंगे जुमलों जैसी शायरी। अजवा पिया, बताए ना क्या हुआ? वो बेचैनी से बोली तो अजवा ने सर दाह भरी। मैंने तुम्हारे भाई को कुछ दिन पहले किसी लड़की से हंस हंस कर बातें करते सुना है। अजवा ने उदासी से बताकर इसका ख़राब किया पेपर दराज में रखा। वाह, क्या बात कर रहे थे? असबा की आंखें जोश और खुशी से चमकी, मगर अजवा की ज़ख्मी नज़रों पर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो ज़ुबान दांतों तले दबा ली। ओह, क्या बात कर रहे थे? इस बार जुमला ज़रा संभल कर परेशान सूरत बनाकर कहा। आईना खान, आप बातें तो दिलचस्प करती हैं। मुझे तो आप अच्छी खासी सादा मिजाज लगती थी, मगर आप तो काफ़ी जॉली और एक्टिव हैं। अजवा ने रिमाप का सुना जुमला हर्फ बहरुफ दोहराया और उदासी से सर झटका। मैं शायद कभी तुम्हारे भाई के दिल में अपनी मोहब्बत ना जगा पाऊँ अजबा। मेरा ख्याल से भी पहले कोई दूसरी इसका ख्वाब बन चुकी है। अजवा ने लब काटे। नो उम्री की मोहब्बत और हासिल की सारी कोशिशें इसे बेफ़ायदा लगने लगी थी। मुझे तो वो इस काबिल ही नहीं समझते कि मैं इनकार कर दूँ तो वो पसंद की लड़की को छोड़ दे। अजबा के जुमले और लहजे पर अजवा को बेख्तियार तरस आया था। एक दिन ऐसी ही वैल्यू देंगे वो तुम्हें, और तुम्हें बहन भी मान लेंगे, ट्रस्ट भी। अजवा ने इसका चश्मा उतारा और एक टिशू लेकर साफ करने लगी। अजबा ने धुंधली आंखों को किसी बच्चों की तरह रगड़ कर गुलाबी कर दिया। अल्लाह करे वो दिन रिमा भाई की शादी से पहले ही आए। इसने हाथ उठाकर दुआ की और अजवा ने इसकी नाक पर चश्मा टिका दिया। वाओ, आप कितनी नीट और ब्यूटीफुल हैं, अजबा ने बारबी जैसी आंखें मजीद फैलाकर कहा तो अजवा बेसाख्ता हंस पड़ी। वो दोनों एक दूसरे की उदासी में मुस्कान थी। इनकी दोस्ती नायाब थी। दाराम मीटिंग रूम से फारिग होकर बाहर निकला तो हानि वहीं मिल गई। आपको बताया भी था हमने आना है, फिर भी आपकी पीए ने हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया और आपको नहीं बुलाया। हानि ने खफकी से दाराम को देखा। दाराम ने बालों में हाथ फेरा। हानि, मैं मीटिंग में था डेढ़
और तुम्हें आज सुबह बताती कि आज आ रही हो, मीटिंग के दौरान मुझे डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं है तो वो क्या करती। दाराम ने नरमी से इसे वजाहत दी और अपने ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। हानि भी साथ बोली, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई? ऑफिस में आते ही दाराम ने इससे पूछा। लाइला वहीं वेटिंग रूम में बैठी है, गुस्से से बुरा हाल है इसका, मैसेज किया है अभी आ रही है। हानि ने एक बार दोबारा दाराम को नाराज़ नज़र से देखा, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड के सामने शर्मिंदा हुई थी, जबकि दाराम लाइला का नाम सुनकर गहरी सांस भर कर रह गया। सॉरी, मेरी ही गलती थी, तुम्हारा इंट्रो दे देता तो मेरे ऑफिस में बिठा देते। इसे हार मान लेनी पड़ी। इसी वक्त डोर खोलकर लाइला दाखिल हुई। हाय, इसने मुस्कुराकर दाराम को चमकती नज़रों से देखा और सीट संभाल ली। सॉरी लाइला, एक्चुअली भाई मीटिंग में थे और बिजनेस में फैमिली या फ्रेंड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हानि ने इससे माजरत करते हुए वही बात दोहराई। दाराम का सर अभी से दर्द करने लगा, न जाने आगे क्या बनने वाला था इसका। इट्स ओके हानिया, एक बिजनेस टाइकून का यही एटीट्यूड होता है, नो डाउट। लाइला ने दाराम के सामने जिस समझदारी से बात की, हानिया का मुंह खुला रह गया। अकेले में तो वह ताना दे देकर इसे शर्मिंदगी से बेहाल कर चुकी थी, और अब भाई के सामने। दाराम ने खामोशी से इनकी फाइल्स उठा ली।